Assalamu alaikum dear students. My name is Mubashra Manzoor. Welcome to my class where we are going to study computer sciences of grade 12. आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ कंपैरिजन बिटवीन नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट्स एंड सीक्वेंस ऑफ इफ़ स्टेटमेंट्स, यानी एक ही काम जो आप मल्टीपल इफ़्स के साथ कर सकते हैं और वही काम आप नेस्टेड इफ़ के साथ भी कर सकते हैं, और इनका कंपैरिजन क्या है, इनमें डिफरेंसेस क्या हैं, इनको आज हम स्टडी करेंगे। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि हम कंपैरिजन करेंगे कि नेस्टेड इफ़ और सीक्वेंस ऑफ इफ़ में क्या फ़र्क है। सीक्वेंस, जैसे कि हम बात करें कि सीक्वेंस का मतलब होता है ऑर्डर में, इसका मतलब ये है कि मल्टीपल इफ़ कंडीशंस आप लगा सकते हैं एक ही ऑर्डर में, वन आफ्टर द अदर। इसको हम कहते हैं सीक्वेंस ऑफ इफ़। ऑन दी अदर हैंड देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ नेस्टेड इफ़, जो कि आप विद इन एन इफ़ आप या विद इन एन एल्स आप एफ़ की कंडीशंस जो है, इफ़ की कंडीशंस जो हैं वो आप लगा सकते हैं। ये हमने लास्ट 2 लेक्चर्स में थॉरोली देखा है कि किस तरह से ऑपरेट होता है। मैंने आपको ये भी बताया था कि नेस्टेड इफ़ जो है वो यूज़ करने से कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोग्राम बढ़ जाती है, और सम टाइम्स ऐसे होता है कि आपका जो प्रोसेसर है या जो आपका CPU है उसके लिए वो एंट्री पॉइंट्स और एग्जिट पॉइंट्स को मैनेज करना थोड़ा सा ज़्यादा एक्सटेंसिव हो जाता है। इसीलिए इट इज़ रिकमेंडेड फॉर द बिगिनर्स टू यूज़ सीक्वेंसेस ऑफ एफ रादर देन नेस्टेड इफ़, अगर कि उनको इतनी ज़्यादा कमांड अभी नहीं है। ऑल्दो यू कैन ट्राई प्रैक्टिसिंग ट्रांसफॉर्मिंग वन फॉर्म इनटू अदर एंड अदर फॉर्म इनटू द प्रीवियस वन। सो इन दोनों में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। हम देखते हैं कि अगर एक प्रोग्राम को स्टडी करते हैं, जैसे मैंने लिखा हुआ है, चेक इफ द नंबर इज़ पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो, इसका मतलब है हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस हो गई। सो इसका मतलब है कि मेरे पास मल्टीपल कंडीशंस हैं, विच मीन्स कि हमारा जो नेस्टिंग का या सीक्वेंस ऑफ इफ का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे वैलिड होता है। लेट्स स्टार्ट द प्रोग्राम। मैंने एक नंबर लिया जिसको मैं n से रिप्रेजेंट कर देती हूँ। आई हैव एन इंटीजर वेरिएबल। मैं ये कहती हूँ कि एक जो यूज़र है वो मेरे लिए उस नंबर को एंटर कर दे। प्रिंट एफ की कमांड यूज़ करेंगे और एंटर योर नंबर, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में आके मुझे क्या यूज़ करना चाहिए एग्जैक्टली, स्कैन एफ, क्योंकि आई हैव टू टेक द इनपुट फ्रॉम द यूज़र। तो इसका मतलब ये है कि मुझे एक कांस्टेंट स्ट्रिंग या मुझे एक स्ट्रिंग देनी पड़ेगी, फॉर्मेट स्ट्रिंग, जिसको मैं स्पेसिफाई कर सकती हूँ बाय गिविंग %d बिकॉज ऑफ द इंटीजर वैल्यू दैट आई हैव मेंशन्ड, और उसके बाद मैंने n लिख दिया यहाँ पर। Now there is a possibility, there are multiple possibilities this program can be done. First possibility जो हम डिस्कस करें हैं वो ये है कि if जो मेरा नंबर है यानी कि n is equal to 0, क्योंकि पहली ही कंडीशन है तो मैं इसको देखती हूँ कि क्या वो 0 हो सकता है। 0 हो सकता है, इसका मतलब ये है कि I have to compare it with 0. While I am comparing, मुझे कौन सा यूज़ करना है ऑपरेटर, कंपैरिजन का, not the assignment ऑपरेटर। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ कि इफ़ n इज़ इक्वल टू 0 तो मुझे बता दे कि द नंबर इज़ 0। प्रिंट की कमांड के साथ प्रिंट एफ। अच्छा, अगर आप यहाँ पे देखें तो इट विल गिव मी एरर, क्योंकि मैंने कैपिटल P लिखा था। प्रिंट एफ। अच्छा, इसमें अब मैं कह रही हूँ कि प्रिंट एफ में क्या करवा दें, द नंबर इज़ 0। ठीक है। इसी के साथ ये हो सकता है कि मैं एक और इफ़ की कंडीशन लगा दूं विदाउट यूजिंग एल्स। आई एम जस्ट सेइंग कि आई हैव अनदर इफ़ कंडीशन दैट इफ़ नंबर इज़ n is greater than 0, tell me that the number is positive. Number is positive. Similarly, another if conditions. Now you see we are making sequences of if conditions, right? ये भी बिल्कुल सही तरीका है अगर आप इसको यूज़ करें तो। n is less than 0, और इसको हम कहते हैं कि एक और if condition मेरे पास आ गई जब मैं कहती हूँ कि print f that this
particular number is negative. नेगेटिव, ठीक है। अब अगर आप देखें तो इसमें होगा क्या कि 1 बाय 1 सारी की सारी जो कंडीशंस हैं वो चेक होंगी, क्योंकि अगर आप देखें द फ्लो ऑफ दिस प्रोग्राम इज़ एक्चुअली सीक्वेंशियल, यानी कि क्या हो रहा है कि सीक्वेंस में प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन हो रही है, सिवाय इसके कि जहाँ जहाँ इफ़ कंडीशन है वहाँ पे एक कंडीशन चेक हो रही है और उससे बाहर आके दूसरी कंडीशन जो है वो चेक हो रही है। तो इफ़ यू सी दैट, इसको अगर हम रन करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, आई रन दिस प्रोग्राम, आई एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम, आई से, इसको सेव कर दिया, इट्स टेलिंग मी कि इसमें कोई एरर नहीं है और आस्किंग मी टू एंटर अ नंबर। आई एंटर योर नंबर, मैं कहती हूँ द नंबर इज -5, तो इट इज सपोज टू बी अ नेगेटिव, राइट? इट इज नॉट गिविंग मी एनीथिंग. Why is it happening? Because हुआ ये कि मैंने इससे कहा सबसे पहले कि आप ये वाली कंडीशन चेक करें, अगर ज़ीरो नहीं था तो उसने मेरे लिए चेक कर दिया कि वो ज़ीरो नहीं है. अगर मैंने नंबर ग्रेटर देन दिया है तो इट मस्ट प्रिंट दैट इट इज़ नेगेटिव और पॉजिटिव फॉर मी. ओके, सो जैसे कि मैंने इस प्रोग्राम को एक दफ़ा डीबग किया तो मुझे पता चला कि मैंने यहाँ पे एंड नहीं दिया हुआ था, सो दैट इज़ वाई इट वाज गिविंग मी सम ब्लैंक स्पेसेस. क्योंकि उससे होता क्या है कि उसने असाइन नहीं की वैल्यू, स्कैनएफ में जो भी आपने एंटर किया वो असाइन नहीं हो रही टू योर वेरिएबल, और उससे हो क्या रहा है कि प्रोग्राम रन तो सही हो रहा है लेकिन असाइनमेंट नहीं हो पा रही प्रॉपरली. तो नाउ लेट्स एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम एंड सी व्हाट हैपेंस. मैंने इसको एग्जीक्यूट किया और अब इट आस्क मी फॉर अ नंबर, आई आस्क -5, तो उसने कहा नंबर इज़ नेगेटिव. इट इज़ परफेक्टली वर्किंग नाउ. नेक्स्ट मैं चेक करती हूँ कि मेरे पास अगर मैं कोई पॉजिटिव नंबर देती हूँ तो क्या रिजल्ट शो होते हैं. एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम, asking for a number, I'm giving 8 as a number, it's saying that the number is positive. Similarly, if I will execute it for 0, it will tell me that the number is 0. Number is 0. अगर आप देखें तो आपके पास यही रिजल्ट जो है वो शो हो रहे हैं. इसी प्रोग्राम को I could do it in other way. कैसे कर सकते थे मैं आपको वो भी करके बता देती हूँ. हम इस पॉइंट पे दोबारा वापस आते हैं जहाँ पे मैंने चेक किया था कि जो नंबर है वो 0 है. मैंने एक कंडीशन स्टार्टिंग में ली थी, जो आपका नंबर है वो 0 है या नहीं. सो आई एंटर्ड द फर्स्ट कंडीशन, आई सेड वेदर द नंबर इज 0 और नॉट, राइट. अब अगर वो नंबर 0 है तो तब तो वो नंबर 0 ही है, यानी आई वुड से प्रिंट number is 0. इसी के साथ मैं एक और जो है वो चेक कर सकती थी कंडीशन. किस केस में? एल्स के केस में. अगर तो वो नंबर 0 नहीं है तो इसका मतलब कि या तो वो पॉजिटिव है या वो नेगेटिव है. लॉजिकली यही कॉम्बिनेशन बनता है ना, कि या तो आपके पास नंबर 0 हो सकता है या वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है. थर्ड कोई सिचुएशन नहीं है हमारे पास इंटीजर के केस में, ठीक है. तो इसका मतलब ये है कि मैं एल्स में आती हूँ और मैं एक और कंडीशन लगा देती हूँ यहाँ पे. नाउ आई एम यूजिंग इट यूजिंग नेस्टेड इफ कंडीशन. सेम प्रोग्राम है, सिर्फ लॉजिक डिफरेंट है, करने का तरीका कार डिफरेंट है अगर आप देखें तो. अब मैं उसे कहती हूँ कि इफ नंबर जो है दैट इज ग्रेटर देन 0, तो आप उसे कहो कि द नंबर इज प्रिंट एफ दैट द नंबर इज पॉजिटिव.
एल्स, इसी का अगर एल्स हम लें तो अगर वो पॉजिटिव नहीं है तो वो ज़ीरो होगा, नेगेटिव होगा ऑब्वियसली। मैं यहाँ पे एक और इफ सीक्वेंस ऑफ इफ भी लगा सकती हूँ, यानी कि चेक फॉर द कंडीशन वेदर दैट इज ग्रेटर देन ज़ीरो, बट यहाँ पे ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक कंडीशन ऑलरेडी चेक हो चुकी है कि वो ज़ीरो है या नहीं। इसका मतलब ज़ीरो तो वो नहीं है, दैट इज़ वाई इट केम टू एल्स। दूसरी कंडीशन ये हो सकती थी कि वो पॉजिटिव है या नहीं, तो वो पॉजिटिव भी नहीं है अगर, तो एल्स इट विल डेफिनेटली बी नेगेटिव, देयर इज़ नो अदर केस लेफ्ट। तो मैं कह सकती हूँ कि प्रिंट that number is negative. So this program will run equally fine as the other program that we wrote before. Sequences of if के साथ जब हमने प्रोग्राम लिखा था, जैसे वो काम कर रहा था उसी तरह से ऑलमोस्ट ये प्रोग्राम भी काम करेगा, लेकिन अगर आप देखें तो लॉजिक जो है उसकी वो डिफरेंट है। अगेन आई समटाइम्स यूज print instead of printf because of Python. All right, again I have written print instead of printf. So compile and run. Okay, so when you see this message I will write 0, तो वो मुझे कहेगा कि आपका नंबर जो है that is the number is 0, right? Similarly मैं दोबारा से इसको रन करती हूँ और मैं नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर के लिए भी सेम प्रोग्राम को चेक कर लेती हूँ फॉर द केसेस। तो हमारे पास क्या होगा, मैं कहती हूँ मेरे पास नंबर इज़ 19, तो उसने कहा योर नंबर इज़ पॉजिटिव, ठीक है। Similarly, if I give any negative number, it will tell me that the number is negative, which is -34. तो अब आप अगर मैसेज देखें तो वो है नंबर इज़ नेगेटिव, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इन बोथ द केसेस विद बोथ द लॉजिक्स द कोड इज़ रनिंग परफेक्टली फाइन, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि आपको कौन सा जो मेथड है वो ज़्यादा ईजी लगता है। ऑल्सो व्हेन इट कम्स टू, जब आप बिगिनर हैं तब तो आपको इतनी ज़रूरत नहीं है शायद ये सोचने कि आपके प्रोग्राम्स भी इतने कॉम्प्लेक्स नहीं हैं कि आपको प्रोसेसर की जो कंफर्टेबिलिटी है उसको देखने की ज़रूरत पड़े या उसकी प्रोसेसिंग स्पीड तो नहीं अफेक्ट हो रही वो देखने की ज़रूरत पड़े। लेकिन वाइल इट गेट्स अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड या आपके प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, वहाँ पर आपको ये भी देखने की ज़रूरत है कि कहाँ पर आपका CPU ज़्यादा वर्कलोड ले रहा है या कहाँ पे उसको ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, इंस्टेड के उसको थोड़े से कम चेक्स के ऊपर या थोड़ी सी कम इंस्ट्रक्शंस सॉल्व किए बगैर ही उसका काम हो जाए, वो इतना कंप्यूटेशनली एक्सटेंसिव ना हो ऑन द प्रोसेसर। सो ये जो प्रोग्राम है ये तकरीबन हमने दोनों तरीक़ों से करके देख लिया है। देयर इज़ अनदर थिंग दैट आई कैन आस्क यू टू डू विच इज़ कि आपको अगर मैं कहूँ कि एक प्रोग्राम डिज़ाइन करें छोटा सा, मैं आपको एक और एग्जांपल दे देती हूँ कि एंटर योर मार्क्स एंड चेक फॉर द ग्रेड, चेक द मार्क्स फॉर ग्रेड्स। अब आपने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाना है जो आपको ये बताए कि आप जब उसमें मार्क्स एंटर करें, पहले उसने सिर्फ आपको ये बताया था कि आप पास हैं या फेल हैं, अब ये बता रहा हो कि क्या आपका ग्रेड जो है वो A है, B है, C है या D है। इसको हम सीक्वेंसेस ऑफ इफ से करने की कोशिश करते हैं क्योंकि सीक्वेंस ऑफ इफ इज़ समथिंग दैट वी हैव नॉट डन हैंड्स ऑन एक्सटेंसिवली दैन वी हैव डन नेस्टेड इफ़। तो अब हम देखते हैं कि अगर मैंने आपसे पहले कहा कि आप अपने मार्क्स एंटर करें, तो मैं कहती हूँ एंटर योर मार्क्स। मैं जो वेरिएबल का नाम है उसको भी चेंज कर देती हूँ टू मार्क्स। देन आई आस्क इट टू टेक द इनपुट फ्रॉम द यूज़र, मार्क्स में वैल्यू ले लें। उसके बाद आप ये चेक करें सबसे पहले कि क्या मार्क्स जो हैं आर दे लेस देन इक्वल टू, इसमें चलें हम ऐसा करते हैं कि हम दोनों को यूज़ कर लेते हैं, हम नेस्टेड इफ़ को भी यूज़ कर लेते हैं और हम सीक्वेंसेस ऑफ इफ़ को भी यूज़ कर लेते हैं ताकि वो दोनों बातें हमें जो हैं वो एक ही प्रोग्राम के थ्रू समझ आ रही हों। मैंने सबसे पहले तो उससे पूछा कि क्या जो नंबर हैं, मार्क्स हैं, वो लेस देन इक्वल टू 50 हैं या नहीं।
अगर तो लेस देन इक्वल टू 50 हैं, लेस देन 50 हैं, सॉरी, लेस देन इक्वल टू नहीं, क्योंकि 50 वाला जो है वो तो पास है, तो आप कहेंगे द ग्रेड इज F, यानी कि इस स्टूडेंट का ग्रेड F है, ठीक है, अगर उसके मार्क्स लेस देन 50 हैं तो, ठीक है। अब हम आ जाते हैं एल्स की कंडीशन के अंदर। अब उसके अंदर देखते हैं कि उसके अंदर मल्टीपल कंडीशंस हैं, यानी उसके पास अगर जो रेंज है मार्क्स की वो आती है 50 से 60 तक, तो उसका मतलब है उसका ग्रेड क्या होगा, E होगा, ठीक है। इसी तरह 10-10 के डिफरेंस से हमारे पास ग्रेड जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। तो अब मैं इसको कहती हूँ कि अब हम यहाँ पे सीक्वेंसेस ऑफ इफ यूज़ करते हैं एल्स के अंदर। जैसे मैंने आपको बताया था, इसमें ये बात भी क्लियर होगी कि एल्स जो है दैट इज़ ऑप्शनल, राइट, इट इज़ नॉट एग्जैक्टली समथिंग दैट इज़ कंपल्सरी टू ऐड, राइट। अच्छा, अब मैं इसे कहती हूँ कि जो मार्क्स है ना मेरे, मार्क्स अगर तो अब 50 वाला केस तो हो गया, इसका मतलब है कि अगर वो एल्स में तब आएगा जब मार्क्स ग्रेटर देन 50 हैं, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। अगर उसके मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 50 हैं तो आई विल से कि योर ग्रेड इज E, ठीक है। इसी तरह मैंने नेक्स्ट इफ स्टेटमेंट लिखी और मैंने कहा कि अगर आपके मार्क्स जो हैं वो मार्क्स नाउ ग्रेटर देन, अच्छा अगर हमें बताना है कि ग्रेटर देन है, अब इसका मतलब ये होगा ऊपर वाली स्टेटमेंट में अगर मैं 70 एंटर करती हूँ तब भी वो मुझे यही कहेगा कि आपका जो ग्रेड है वो E है। सो यू कैन सी द लॉजिकल एरर ओवर हियर, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, मैं इसको कहती हूँ कि ये चेक नहीं करना कि सिर्फ ग्रेटर देन 50 है, बल्कि ये भी चेक करना है कि क्या मार्क्स जो हैं वो लेस देन इक्वल टू 60 है या नहीं, 59 है या नहीं, या लेस देन 60 है या नहीं, ठीक है। अगर लेस देन 60 हैं और ग्रेटर देन 50 या 50 हैं तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब है कि हमें उसके अंदर एंड ऑपरेटर यूज़ करना पड़ेगा। बोथ कंडीशंस आर ट्रू, इज दैट लॉजिकली फाइन? नो, क्योंकि क्या आपके पास दोनों को ट्रू होना चाहिए, दोनों कंडीशंस को ट्रू होना चाहिए? यस, दोनों को ट्रू होना चाहिए, तभी यहाँ पे जो आपका ये इफ की जो स्कोप है उसको रन होना चाहिए। लेकिन इसी को हम और के थ्रू भी करके देखते हैं। और के केस में अगर मैं कहूँ कि मार्क्स लेस देन 60 हैं, आई एंटर मार्क्स 35, ग्रेटर देन 50 इक्वल टू 50 नहीं है, वो तब भी मुझे कहेगा आपका ग्रेड क्या है, E है। सो इट मीन्स दैट इट इज़ सपोज टू बी स्ट्रिक्टली कंडीशनड, ठीक है। तो मैंने एक यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिख दी, उसके बाद मैं कहती हूँ कि यही इंस्ट्रक्शंस जो हैं ऑलमोस्ट दीज आर द इंस्ट्रक्शंस दैट आर गोइंग टू बी चेंज्ड फॉर अदर कंडीशंस। जैसे कि अगर उसकी 60 से तो ग्रेटर देन इक्वल टू हैं लेकिन 70 से लेस हैं, तो इसका मतलब ये है कि उसका जो ग्रेड होगा वो क्या होगा, D, डेफिनेटली उसका ग्रेड होगा D। इसी तरह मैं एक और इफ कंडीशन लिख लेती हूँ। अगेन वी आर राइटिंग द सीक्वेंसेस ऑफ इफ विद इन एन एल्स कंडीशन, ठीक है। मार्क्स जो हैं अगर उसके 60 से ग्रेटर हैं, 70 से लेस हैं, इस केस में अगर उसके मार्क्स 70 से ग्रेटर हैं या इक्वल टू हैं और 80 से लेस हैं, तो अब उसका ग्रेड क्या होगा, द ग्रेड विल बी C, ठीक है। इसी तरह एक और कंडीशन आ जाती है कि अगर उसके मार्क्स जो हैं वो 80 से तो ग्रेटर हैं और 90 से लेस हैं, तो उसका ग्रेड क्या होगा, B होगा। और there will be last condition that if the marks are greater than 90 but less than 100, तो इसका मतलब है कि उसका ग्रेड क्या होगा, D होगा।
अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने स्टार्टिंग में इसको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया कि एंड मार्क्स जो हैं वो 100 के अंदर ही होने चाहिए। यहाँ पे इसकी ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि जब 50 मार्क्स से लेस की बात की है तो इसका मतलब है कि ये अपर रेंज में जा ही नहीं रहा। नेगेटिव में ऑल्दो जा सकता है लेकिन नेगेटिव में मार्क्स ही नहीं होंगे। तो एक कंडीशन जो यहाँ पे हम लगा सकते हैं वो ये लगा सकते हैं कि मार्क्स जो हैं इसके दे शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड बिटवीन 50। ठीक है, तो यहाँ पे वो लोअर लिमिट जो है वो एप्लीकेबल होगी। जो अपर लिमिट है वो जब तक हमने लास्ट में 100 को ऐड किया है तो वहाँ से ही हमारी जो लिमिट है वो सेट हो गई है। यहाँ पे इट्स सपोज टू बी ए। तो अब अगर हम देखें तो हमारा पूरा का पूरा प्रोग्राम है वो हमें ग्रेड्स कैलकुलेट करके बता रहा है। मैं इसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करती हूँ, एग्जीक्यूट एंड रन। तो इट इज़ आस्किंग मी दैट एंटर योर मार्क्स। अब मैं कहती हूँ कि मार्क्स जो हैं वो कितने हैं, वो मार्क्स हैं 35। तो उसने मुझे कहा योर ग्रेड इज़ F। ठीक है, इसका मतलब है कि ग्रेड अभी तक के लिए बिल्कुल सही कैलकुलेट हो रहा है। इसके बाद मैं एक और दफ़ा इसको रन करती हूँ और मैं देखती हूँ कि इसमें मैंने एंटर किए मार्क्स 94। उसने मुझे क्या कहा, उसने कहा योर ग्रेड इज़ A। तो इसका मतलब है कि ये सही लॉजिक पे ऑपरेट कर रहा है। सो फार सो गुड। ठीक है, इसके अलावा एक मीडियम भी हम रेंज जो है वो देख लेते हैं जिसमें मैं एक नंबर एंटर करती हूँ विच इज़ 60। अब अगर आप देखें तो वो कह रहा है कि आपका जो ग्रेड है दैट इज़ D। और यहाँ से भी अगर हम देखें तो 60 की जो रेंज है वो यही है कि इफ़ मार्क्स आर ग्रेटर देन इक्वल टू 60 तो उसका जो ग्रेड है दैट इज़ D। ठीक है, विद दीज एग्जाम्पल्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि आप नेस्टेड इफ़ को किस तरह से यूज़ करते हैं, आप सीक्वेंसेस ऑफ इफ़ को किस तरह से यूज़ करते हैं, और इन्हीं प्रोग्राम्स में हमने उनको चेंज भी करके देख लिया कि आप किस तरह से इंटरचेंजेबली दोनों को यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप दैट वाज इंटरेस्टिंग फॉर यू। विद दिस वी आर कमिंग टू द कंक्लूजन ऑफ दिस लेक्चर। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको कोडिंग एग्जाम्पल्स भी समझ में आ गई होंगी, आपको लेक्चर का जो ऑब्जेक्टिव है वो भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि और कौन सा वेरिएंट है जो एग्जिस्ट करता है, जैसे कि इफ़ एल्स इफ़ भी एक वेरिएंट है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स में। तो इन नेक्स्ट लेक्चर हम देखेंगे कि ये किस तरह से काम करता है। अंटिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।